प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर अपराध शास्त्र के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। संगठित अपराध, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। संगठित अपराध संगठित व्यवसाय की भांति ही सहकारी प्रयत्न पर आधारित है। लिंड स्मिथ के अनुसार वह अपराध जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ व्यक्तियों या समूहों का सहयोग उसमें सम्मिलित हो, संगठित अपराध कहलाता है। गॉर्डन हॉकिंस के अनुसार संगठित अपराध में निम्न तत्व सम्मिलित हैं। नंबर 1, विशेष प्रकार के अपराध के सफल क्रियान्वयन के लिए अपराधियों द्वारा छोटे समूह का संगम। बी, ऐसी योजनाएं बनाना जिनमें अपराध का पता न लग सके। सी, आपराधिक क्रियाओं को संगठित करने एवं सदस्यों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कोष का विकास करना। डी, राजनीतिक संपर्क बनाना जिनके द्वारा अपराध का पता लग जाने पर उन्मुक्ति प्राप्ति की जा सके। थॉर्स्टन सेलिन के अनुसार अवैध क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक उपलब्धियों के लिए संगठित उद्यम ही संगठित अपराध कहलाता है, जैसे जेब काटना, लूटमार, सेंधमारी, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, जुआ आदि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें कुछ अपराधियों का टीम के रूप में काम करना सम्मिलित है। इन अपराधों के करने का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सांख्यिकीय रूप में संगठित अपराध में बड़े अनुपात में अपराधी शामिल नहीं होते, लेकिन समाज के लिए यह अपराध एक गंभीर समस्या समझी जाती है। संगठित अपराध की विशेषताएं। संगठित अपराध में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, संयुक्त कार्य, टीम वर्क। इसमें अपराधियों के समूह का संगम सम्मिलित है, जो सापेक्ष रूप से स्थायी होता है और कई वर्षों दशाब्दियों तक बना रहता है। नंबर 2, सोपानिक संरचना। इसमें निम्नतम से उच्चतम सत्ता श्रेणी संबंधी सोपानिक संरचना होती है, जिसमें विशेष रूप से परिभाषित संबंधों की व्यवस्था और आपसी दायित्व और विशेषाधिकार होते हैं। नंबर 3, योजना। इसमें जोखिम कम करते हुए तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराध को सफलतापूर्वक करने के पूर्व प्रबंध सम्मिलित होते हैं। नंबर 4, केंद्रीय अधिकार। इसमें केंद्रीय सत्ता और केंद्रीय नियंत्रण के आधार पर कार्य किया जाता है। सत्ता या तो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है। नंबर 5, सुरक्षित कोष। इसमें आपराधिक उपलब्धियों से प्राप्त लाभों में से एक सुरक्षित कोष बनाया जाता है, जो आपराधिक जोखिमों के लिए पुलिस, वकीलों और राजनीतिज्ञों आदि से मदद मांगने के लिए तथा पकड़े गए सदस्यों एवं उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूंजी का काम कर सके। नंबर 6, विशेषज्ञता। कुछ संगठित समूह तो एक ही अपराध में विशेषज्ञ हो जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे एक ही समय में अनेक अपराधों में सम्मिलित होते हैं। जो समूह विविध अपराधों में लिप्त होते हैं, वे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं। नंबर 7, श्रम विभाजन। संगठित अपराध में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का विभाजन तथा कार्य में विशेषज्ञता सम्मिलित है। नंबर 8, हिंसा। वह अपराध करने में, आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने में तथा बाह्य प्रतिस्पर्धा को रोकने में शक्ति और हिंसा के प्रयोग पर आधारित है। नंबर 9, एकाधिकार। इसमें विस्तारवादी एवं एकाधिकारी प्रवृत्ति होती है। प्रारंभ में संगठित अपराधी गिरोह सीमित क्षेत्रों में ही काम करते हैं और सीमित प्रकार के अपराध ही करते हैं, जिनमें व्यक्तियों की संख्या भी सीमित होती है, लेकिन धीरे धीरे वे विस्तृत कार्यों में लग जाते हैं तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र में भी वृद्धि होती है और सावधानी पूर्वक चुने गए बड़ी संख्या में अपराधी भी सम्मिलित होने लगते हैं। जिस क्षेत्र में भी वे कार्य करते हैं, उसमें वे अपने आपराधिक जोखिम में एकाधिकार बना लेते हैं। प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए वे हिंसा या धमकी के प्रयोग में भी संकोच नहीं करते हैं। नंबर 10, सुरक्षात्मक उपाय। इसमें कानून का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों और अन्य सरकारी एजेंसियों की दखल अंदाजी के विरुद्ध स्थायी सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। सुरक्षात्मक उपायों में पुलिस वालों
वकीलों, डॉक्टरों, राजनीतिज्ञों, न्यायाधीशों और प्रभावशाली कार्यकर्ताओं से संपर्क रखना सम्मिलित होता है। नकद धन और भेंट देना, चुनाव में विभिन्न रूप में सहायता करना, चुनाव लड़ने वालों के प्रतिद्वंदियों को धमकाना और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए विदेश यात्राओं का प्रबंध करना कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन गिरोह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं ताकि सदस्यों का बचाव हो सके और गिरफ्तारी तथा अभियोग आदि में भी रक्षण हो सके। नंबर 11, व्यवहार के प्रतिमान। इसमें सदस्यों के लिए तथा अपराध करने के लिए व्यवहार के नियम, प्रशासन की नीतियां और कार्य करने की विधियां बनाई जाती हैं। ये अनुशासन बनाए रखने, कार्यक्षमता, वफादारी, आज्ञा पालन और आपसी विश्वास बनाए रखने में सहायता करते हैं। नियमों के उल्लंघन के लिए दंड दिया जाता है। संगठित संरचना। क्लीनार्ड और क्वेने ने कहा है कि संगठित अपराध में स्थिति संबंधी सोपानिक संरचना होती है। वर्जेस के अनुसार इस सोपानिक संरचना की तुलना सामंती व्यवस्था से की है। पिरामिड की चोटी पर लॉर्ड्स शक्तिशाली नेता होते हैं जो महत्वपूर्ण फैसले करते हैं और संगठन को चलाते हैं। ये नेता लोग सामंती संरचना के अनुसार अन्य व्यक्तियों से नौकर मालिक जैसे संबंध बनाए रखते हैं। मध्य स्तर पर वे गैंगस्टर होते हैं जो उपनेता का कार्य करते हैं तथा नेताओं की आज्ञा का पालन करते हैं। संरचना के निचले तल में निम्न अपराधी होते हैं जो संगठित अपराध से सीमांतिक रूप से जुड़े रहते हैं। ये वे अपराधी होते हैं जो वेश्याओं जैसा काम करते हैं, अवैध चीजों की या मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, जेब काटते हैं, शराब का नाजायज धंधा करते हैं, जनता से सीधे संपर्क रखते हैं। सोपानिक संरचना व्यक्तिगत निष्ठा, आचार संहिता, आज्ञाओं की श्रृंखला और पारस्परिक समाज के प्रति विरोधी धारणाओं को एक साथ लेकर जुड़ी रहती है। यह संरचना अपराधियों के जीवन को, विशेष रूप से निम्न श्रेणी के अपराधियों के जीवन को प्रभावित करती है। उनके विरुद्ध एक लंबा अपराधी रिकॉर्ड होता है और वे अपना अपराधी जीवन समाप्त करने की बात कभी नहीं सोचते। गिरोह के निम्नतम स्तर के ये सदस्य या तो संगठन से भुगतान प्राप्त करते हैं या लाभ में से हिस्सा प्राप्त करते हैं। मध्य स्तर के सदस्य वे होते हैं जो निम्न स्तर से उठाए गए होते हैं या कभी कभी बड़े नगरों से सीधे भर्ती कर लिए जाते हैं। इनका सशस्त्र डकैती, हत्या आदि का अपराधी रिकॉर्ड होता है और वे स्वयं को बड़े मजबूत और खतरनाक अपराधी दादा समझते हैं। कुछ सहायक कभी कभी चोटी के नेता भी बन जाते हैं। संगठित अपराधों के नेता लोग अलगाव वाला जीवन व्यतीत करते हैं तथा अलग रहकर सम्मान प्राप्त करते हैं। वे अपराध जगत के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, जहां वृद्ध समाज से अलग रहने के कारण उन्हें प्रतिष्ठा, शक्ति और विलासितापूर्ण जीवन शैली प्राप्त रहती है। इस प्रकार संगठित अपराध व्यक्ति को संपूर्ण जीवन के लिए अपराध में कार्य करने का अवसर प्रदान कर सकता है। वॉल्टर रैकलेस का विचार है कि संगठित अपराध में जीवन चुनना उस क्षेत्र की सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है जहां व्यक्ति रहता है। व्यक्ति द्वारा अपराध का हिस्सा बन जाने के बाद उसकी स्थिति एक स्तर से दूसरे में कितनी परिवर्तित होती है, इसकी जानकारी कम है। संगठित अपराधियों का जीवन इतिहास आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता क्योंकि ये व्यक्ति गिरफ्तारी और कारावास के दंड से दूर होते हैं। संगठित अपराध के प्रकार। संगठित अपराध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गिरोह अपराधिता। नंबर 2, दस्युता। नंबर 3, अभिषदीय अपराध, सिंडिकेटेड क्राइम। पहले प्रकार के अपराध के सरल व साधारण लक्षण होते हैं, जबकि अभिषदीय अपराध का पूर्ण विकसित स्वरूप होता है, जिसके कारण वह समाज के लिए सबसे अधिक घातक माना जाता है। नंबर 1 है गिरोह अपराधिता। इस प्रकार के अपराध में अपहरण, बलपूर्वक धन ऐंठना, लूटपाट, वाहन चोरी आदि अपराध बड़े पैमाने पर सम्मिलित हैं। गिरोह में काफी मजबूत और दृढ़कारी अपराधी होते हैं जो हत्या, मारपीट या हिंसा के प्रयोग में कोई संकोच नहीं करते। वे आधुनिक पिस्तौल, बुलेट प्रूफ जैकेट तथा कार आदि से लैस रहते हैं। गिरोह के अपराधी कुशल, अनुशासन वाले तथा खतरनाक होते हैं। ये अपराधी पूर्व दंडित अपराधियों, गुंडों, बदमाशों, भागे हुए हत्यारों, पेशेवर अपराधियों तथा अधिक शक्तिशाली डकैतों में से भर्ती किए जाते हैं।
दिल्ली का त्यागी गिरोह, बिहार के चंपारण जिले का राधा यादव गिरोह, मुंबई के दाऊद इब्राहिम व अरुण गवली गिरोह, उत्तर प्रदेश का बबलू श्रीवास्तव व विक्रम सिंह गिरोह और बिहार का श्रीकांत गिरोह कुछ ऐसे कुख्यात माफिया गिरोह हैं जो हमारे देश के विविध भागों में कार्यरत हैं। ये गिरोह लूटपाट, छोटे बच्चों तथा धनी वयस्कों की कीमत वसूल करने के लिए अपहरण, हत्या, बलपूर्वक धन उगाही और तस्करी आदि में लगे हैं। इनमें से अधिकतर गिरोहों के बीच आपसी द्वंद्व चलता रहता है। कुछ गिरोह तो बड़े क्षेत्रों में कार्यरत अभिषदों सिंडिकेट्स से भी संबद्ध होते हैं। कुछ गिरोह असामाजिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों और गिरोहों का मार्ग निर्देशन करते हैं तथा उनके लिए कुछ कार्यों का संयोजन करते हैं और प्रदत्त सहायता के बदले में लूट का एक हिस्सा या निश्चित धनराशि प्राप्त करते हैं। बड़े गिरोहों के कुछ छोटे अनुगामी समूह फैले होते हैं जिनमें रेस्टोरेंट, जुआघर, अपराध जगत के गुप्तचर, स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य सहयोगी सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, दस्युता। एक संगठित अपराध वह क्रिया है जिसमें धमकियों व बल द्वारा वैध और अवैध व्यापार वाले व्यक्तियों व संगठनों से व्यक्तिगत रूप से रुपया ऐंठा जाता है। इसमें लोगों को ठगना या धोखा देकर रुपया वसूलना, बेकार की वस्तुएं तथा मिलावट की सामग्री तथा नकली दवाइयां आदि बेचना भी सम्मिलित है। रैकेटियर्स अर्थात दस्यु अन्य संगठित अपराधी गिरोह की तरह समस्त लाभ स्वयं नहीं लेते हैं बल्कि अवैध व्यापार करने वालों को वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब तस्करी, नकली दवाइयां बेचने वाले, फेरी वाले आदि का संचालन जारी रखने की अनुमति देते हैं। लेकिन उनमें वे रैकेटियर्स निश्चित धन राशि नियमित रूप से लेते हैं। रेस्टोरेंट मालिक तथा बड़े दुकानदारों को संभावित नुकसानों से बचाने में दस्युता को एक लाभ का कार्यक्षेत्र मिल गया है। दस्यु गिरोह मालिकों को धमकाकर उनसे बड़ी रकम वसूल करने में समर्थ होते हैं। सुरक्षा योजना के अनुसार धन की अदायगी में असमर्थता का परिणाम होता है। फर्नीचर की तोड़फोड़, वस्तुओं का बलपूर्वक उठाया जाना, रेस्टोरेंट या दुकान में लगातार बैठकर शरारत करना या फिर वैयक्तिक हिंसा रक्षकों द्वारा इस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन मालिकों और व्यापारियों को आमतौर पर इस प्रकार संतुष्ट करता है कि संरक्षण दिए गए धन के उपयुक्त था। कॉल्डवेल के अनुसार दस्युता 2 समूहों में विभक्त है। नंबर 1 है बुद्धिमान और नंबर 2 है बाहुबली। बुद्धिमान दस्यु विचार करते हैं, आज्ञा देते हैं, नए व्यापार का नियोजन करते हैं तथा संरक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। बाहुबली मारपीट, विनाश, लूट व हत्या का एक कठोर कार्य करते हैं। नंबर 3 है अभिषद अपराध, सिंडिकेटेड क्राइम। यह संगठित अपराधी गिरोह, जिसे माफिया भी कहा जाता है, द्वारा कराया गया अवैध वस्तुओं और सेवाओं का कार्य है। अवैध वस्तुएं नशीली दवाएं, शराब आदि हो सकती है। अभिषद अपने व्यापार विधि तैयार करते हैं जो कि आमतौर पर स्थापित मुख्यालयों से चलाए जाते हैं। वे हिंसा प्रयोग से बचते हैं जो उन्हें उन संगठित अपराधी गिरोहों से भिन्नता प्रदान करता है जो गिरोह बार बार हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं। अभिषद के सदस्य शानदार कॉलोनियों में रहने वाले समाज में सम्मानीय नागरिकों के रूप में जाने जाते हैं। ये उच्च स्तरीय लोगों के संपर्क में रहते हैं और वैध अर्जन प्रक्रियाओं में लगे रहते हैं। अभिषद आमतौर पर उन महानगरीय क्षेत्रों में कार्य करते हैं जो संचार, यातायात तथा माल वितरण के बड़े केंद्र होते हैं। बड़े अपराध सिंडिकेटों के नेता आपसी हितों की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए समय समय पर निश्चित स्थानों पर मिलते रहते हैं। एक और जहां अभिषदों की आपराधिक क्रियाओं के संचालन का विस्तार एवं प्रभाव एक क्षेत्र से दूसरे में भिन्न होता है, वहीं धनी एवं सर्वाधिक प्रभावशाली समूह मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे राजधानी नगरों में कार्य करते हैं। प्रत्येक अभिषद का एक अधिपुरुष बॉस और उप अधिपुरुष अंडर बॉस होता है। उप अधिपुरुष सूचनाएं एकत्रित करके बॉस तक पहुंचाता है तथा अधीनस्थ व्यक्तियों को निर्देश पहुंचाता है। कुछ मामलों में उप अधिपुरुष होता ही नहीं बल्कि बॉस का एक सलाहकार होता है। उप बॉस के नीचे स्तर पर मध्यवर्ती अपराधी होते हैं जो उच्च तथा निम्न स्तर के कार्मिकों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। इनमें से कुछ मध्यवर्ती संचालन इकाइयों के मुखिया का काम भी करते हैं जो मध्यवर्तियों को रिपोर्ट देते हैं। अभिषद संरचना के बाहर एक बड़ी संख्या में कर्मचारी व एजेंट होते हैं जो अपराधी उद्यमों में वास्तविक विविध कार्य करते हैं।
धन्यवाद।